एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की एसएसटी में ज्योग्राफी के एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जा चुका है, जिसमें इस चैप्टर को कम से कम 4 पार्ट्स में पढ़ाया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ाया गया है। और आज मैं बताने वाली हूँ इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि वन शॉट रिवीजन। तो फटाफट से आज के सेशन को जल्दी से आप सभी लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और बता दें अपने सभी दोस्तों को, अपने साथ में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को कि वन शॉट रिवीजन जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का आ चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के परिचय को, यानी कि परिचय के द्वारा हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें कवर करने हैं। और उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी नई इंटरेस्टिंग चीजें जो है हमें इस चैप्टर से जाननी है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार की वनस्पति जो है पाई जाती है। और उसके बाद वनस्पति के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जैसे कि वनस्पति के प्रकारों में शामिल हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिनको सदाबहार वन कहा जाता है, यानी कि ये वन वर्ष भर एक से रहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। उसके बाद जानेंगे कटीले वन और झाड़ियों के बारे में। और उसके बाद जानेंगे पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में। ये हो गए अपनी प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। उसके बाद हम जानेंगे वन्य प्राणियों के बारे में कि भारत में कहाँ कौन कौन से प्रकार के जो है वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों में पाए जाते हैं। अब देखें, परिचय की बात हो गई, इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब शुरू करते हैं हम कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। चलिए तो देखें, वनस्पति का वह भाग, क्या बात कही गई है, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता है, प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अक्षत वनस्पति क्या शब्द का, इस शब्द का क्या मतलब है? अक्षत शब्द का, अक्षत का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में जाएं तो अक्षत शब्द का मतलब होता है कि जो चीज हमेशा बनी रहे, खत्म ना हो। तो ऐसी प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा गया है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन में ही हमने क्या सीखा कि वनस्पति का वह भाग, वनस्पति तो बहुत सारी हैं लेकिन प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है, तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है। ये बात हो गई अपनी प्राकृतिक वनस्पति की कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम जाने देशज वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति तो कई प्रकार की हैं, लेकिन उसमें देशज वनस्पति किसे कहते हैं? शब्द से ही अपन को समझ में आ रहा है, देशज यानी कि अपने ही देश में उगने वाली। जैसे कि वह वनस्पति जो मूल रूप से यानी कि अपने ही देश की है, किसी विदेशी उपज की नहीं है, किसी विदेश की वनस्पति नहीं है कि सबसे पहले किसी और देश में ये वनस्पति पाई जाती थी फिर वहां से अपने यहाँ लाके उगाया गया, ऐसा नहीं है। देशज वनस्पति यानी कि मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने देश की ही है। तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे कहा जाएगा देशज वनस्पति। अब देखें, देशज के विपरीत एक और शब्द आता है विदेशज वनस्पति, यानी कि वह वनस्पति जो मूल रूप से कहाँ की है, विदेश की है, किसी अन्य देश की है। विदेशज वनस्पति किसे कहा जाएगा? जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है।
भारत के बाहर से जो पौधे अपने देश में आए उसे क्या कहा जाएगा? विदेशज वनस्पति। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूं कि जैसे काजू, आलू, ये सब पुर्तगाल की फसलें हैं, मूल रूप से भारत की नहीं है। टमाटर भी मूल रूप से भारत का नहीं है। तो ऐसी कुछ फसलें जो अपने देश में तो पाई जाती हैं लेकिन मूल रूप से किसी अन्य देश की हैं, सर्वप्रथम वहां पे उनका उत्पादन प्रारंभ हुआ था और उसके बाद हमने यहाँ पे पौधे आके लगाए और वो संपूर्ण भारत में वो वनस्पति फैल गई। तो उसे क्या कहेंगे? विदेशज वनस्पति, यानी कि जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। अब जाने हम बायोम के बारे में। बायोम क्या होता है? तो भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा पारितंत्र, बायोम की बात हो रही है, तो भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा पारितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां, एक बात हो गई विविध प्रकार की वनस्पतियां, तथा दूसरी बात क्या हो गई, तथा जंतु शामिल होते हैं। दोनों चीजें आ जाएंगी बायोम में। दोनों चीजें कौन कौन सी? विविध प्रकार की वनस्पतियां भी और जंतु भी शामिल होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोम कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, ध्यान से सुनना बायोम के बारे में। तो भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा पारितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे बायोम कहा जाता है। ये बात हो गई अपनी बायोम की, देशज वनस्पति की और विदेशज वनस्पति की। अब देखें, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता की बात करें। वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी किस तरीके से पाई जाती है, इसकी बात करें तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के बहुत सारे कारण हैं। इतनी सारी विविधता क्यों है, इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी अलग अलग क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। देखें, तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के बहुत सारे कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण होता है भूभाग। पहला कारण क्या होता है? भूभाग। जी हाँ, अलग अलग भूभाग पर अलग अलग वनस्पति पाई जाती है क्योंकि वहाँ की जिस तरीके की वहाँ की मिट्टी होगी, जिस तरीके की जमीन होगी, वो चीज, वो वनस्पति या वो वन्य प्राणी वहीं के अनुकूल होंगे। तो एक हो गया भूभाग कि अलग अलग भूभाग में स्थित अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी। उसके बाद देखें मृदा, मिट्टी की बात करें, ठीक है, जिस मृदा में जो वनस्पति उगाई जा सकती हो, तो जिस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी वहां पे वो वनस्पति पाई जाएगी। क्लियर हुई बात? जैसे कि गेहूं संपूर्ण भारत में क्यों नहीं उग सकता, कपास की खेती संपूर्ण भारत में क्यों नहीं होती, क्योंकि गेहूं हो या कपास हो, इसके लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पर क्या काली मिट्टी संपूर्ण भारत में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। मोटे अनाजों की बात करें, मोटे अनाज जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, जैसे मिलेट्स कहते हैं, तो क्या मिलेट्स संपूर्ण भारत में उगाए जा सकते हैं? नहीं। उनके लिए जिस मृदा की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, वो जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहीं पर मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात कि इतनी सारी प्रकार की वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने के क्या कारण होते हैं? तो दो कारण अपन ने देख लिए, भूभाग और मृदा। तापमान, जी हाँ, जिस वनस्पति को या जिस वन्य प्राणी को जितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, जितने तापमान में वो अनुकूल होता है, उस तापमान के हिसाब से, यानी कि जहां जिस तरीके का तापमान उस वनस्पति के हिसाब से, उस वन्य प्राणी के हिसाब से पाया जाएगा, वहां पे वो वन्य प्राणी निवास करेंगे और उस वनस्पति का उत्पादन उस जगह पर होगा। उसके बाद देखें सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है, हम सभी जानते हैं पृथ्वी गोल है, ठीक है। और अक्षांशों की बात करें तो अलग अलग अक्षांशों पर, ये हो गया अपना सूरज, अलग अलग अक्षांशों पर जो है सूर्य का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव जो है या सूर्य का प्रकाश जो है वो अलग अलग पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये जो अपना सूर्य है, इसका प्रकाश जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग पड़ता है। पृथ्वी के समस्त भागों पर एक साथ सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल होने के कारण सूर्य का प्रकाश सभी जगह, देखें, सभी जगह समान रूप से नहीं पहुंच सकता है। बात आ रही है समझ में? तो किसका? सूर्य का प्रकाश का। अब जहां जितना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा
वहां उस प्रकार की वनस्पति होगी। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी जिसको तापमान की सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ना पड़ती हो। बात आई समझ में। उसके बाद वर्षण यानी कि वर्षा की बात हो रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई वर्षा ही है। समस्त खेती, समस्त वनस्पति और वन्य जीव सभी किस पर निर्भर करते हैं भाई? वर्षा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जल है तो कल है, जल ही जीवन है, हम सभी जानते हैं। तो वर्षा की मात्रा पर भी वनस्पति निर्भर करती है कि जैसे हम बात करें धान की खेती के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा अनाजों में सबसे ज्यादा धान के लिए पानी लगता है। तो क्या उन इलाकों में धान की खेती हो सकती है जहां पे बारिश नहीं होती हो, या बारिश आवश्यकता से बहुत कम होती हो, या फिर धान की खेती के लायक बारिश होती हो? वहां पे नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, तो भाई जहां जिस हिसाब की बारिश होती है, जितनी मात्रा में होती है, वहां उस वनस्पति का उत्पादन जो है संभव हो पाता है। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं अपन ने देखे, जैसे कि भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें भूभाग की बात करें। भूभाग की बात करें, सबसे पहले जो कारक अपन ने अभी समझे हैं उन्हीं की बातें अपन फिर से करने वाले हैं। तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या बात कही गई है? भूमि का वनस्पति पर जो है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती, जो भूमि उपजाऊ होगी वहीं पर कृषि करी जाएगी। बंजर भूमि पे तो कृषि नहीं की जा सकती। तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान हैं। ऊबड़ खाबड़ भूमि जो है वहां पर कृषि कार्य नहीं होते। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर क्या होगा भाई? जंगल होंगे, घास के मैदान होंगे, जहां पर वन्य प्राणी रहते हैं। वन्य प्राणी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, घास के मैदानों में रहते हैं। उन्हें घास भी मिलने लगती है चरने के लिए। ठीक है, तो भूभाग की बात समझ में आ गई कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर जो है कृषि की जाती है और ऊबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल और घास के मैदान होते हैं जहां पर वन्य प्राणी रहते हैं। उसके बाद हम बात करें मृदा की, यानी कि मिट्टी की, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। मैंने अभी बताया था आपको कि अलग अलग जगह, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत का जितना भी एरिया है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। क्लियर हो रही है बात? विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। और मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां, क्या बात कही गई है? मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है। और मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये बात हो गई अपनी मृदा की कि प्राकृतिक वनस्पति की विविधता में या वन्य प्राणी की विविधता में मृदा किस तरीके से सहायक होती है। अब देखें तीसरी बात करें, तापमान की बात करें तो हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पतियों के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है। तापमान, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ये अपनी H फॉर हाइट प्लस फॉर बढ़ना, और ये अपना टेम्परेचर कम होता जाता है। T फॉर टेम्परेचर और माइनस मतलब कम होना, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर, ठीक है, क्या होगा? 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को जो है प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में बदल देती है। फिर वो वनस्पति जब 915 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई वनस्पति उग रही है,
ठीक है, और तापमान कम हो रहा है तो वो वनस्पति उष्ण कटिबंधीय नहीं रह जाएगी, अब उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में जो है बदल जाती है, क्योंकि तापमान जो है कम मिलने लगता है उस प्रकार की वनस्पति को। अब देखें, तापमान हो गया अपना एक कारक। अब हम जाने सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। गर्मी की ऋतु में पौधे जो है तेजी से बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि प्रकाश जो है अधिक समय तक मिलता है। गर्मी में एक तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और दूसरी बात सूर्य का प्रकाश जो है बहुत तेज रहता है गर्मी के मौसम में, तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो है वृक्ष, पेड़ पौधे जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, तीव्रता से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद देखें अगला कारण जो है अपना वो है वर्षण। वर्षण किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति की विविधता में सहायक होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा होगी तो अधिक घने वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन ने तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण के बारे में जाना कि तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें भाई, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के बारे में अब अपन जान लें। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। पहला प्रकार कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये हो गए अपने प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, क्या बात कही गई है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में आने वाले वन कौन से वन कहे जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहे जाते हैं। ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा और इसके 5 डिग्री उत्तर, ठीक है, और 5 डिग्री दक्षिण। क्लियर हुई बात? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच आने वाले वन कौन से वन कहे जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहे जाएंगे। उसके बाद देखें वनों के यह लाभ है। कौन कौन से लाभ हैं भाई? वन जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा वन काटे जाते हैं तो वर्षा कम होने लगती है, इसलिए बारिश को सतत रूप से बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक वनारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तो वन जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। बिल्कुल, वन ही यानी कि वृक्ष ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं वृक्ष उसे ग्रहण करते हैं। यानी कि वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मनुष्य को ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? वृक्षों से हो रही है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। खाद की प्राप्ति होती है वनों से। जी हाँ, कंपोस्ट खाद की बात करें, हम नेचुरल खाद की बात करें, तो वनों का जितना भी वेस्टेज रहता है, यानी कि जो भी पत्तियां होती हैं सड़गल जाती हैं, वो कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार हो जाती हैं। तो खाद की प्राप्ति भी होती है हमें वनों से। उसके बाद देखें, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम में सहायक होते हैं वन। जी हाँ, बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं, साथ ही साथ भूमि कटाव की रोकथाम में भी सहायक होते हैं। ये सारी बातें हो गई अपनी वनों के लाभ के बारे में कि वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला लाभ क्या है? वर्षा लाने में सहायक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, खाद की प्राप्ति होती है, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम होती है। क्लियर? अब देखें आगे, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल होते हैं। लाभ ही चल रहे हैं अपने आगे, वनों के लाभ। वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल होते हैं। ज्यादातर वन्य प्राणी जंगल और वनों में ही निवास करते हैं। जलवायु को सामान्य बनाना, जलवायु को सामान्य बनाना यानी कि ना तो बहुत अधिक ठंड हो, ना बहुत अधिक गर्मी हो, ना बहुत अधिक बारिश हो, ठीक है। तो जलवायु को सामान्य बनाने में जो है सहायक होते हैं वन। उसके बाद खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है।
कहाँ से हो रही है खाद्य पदार्थों की प्राप्ति? वनों से हो रही है। वनों में जो भी वृक्ष हैं और जो फलदार वृक्ष हैं या जड़ी बूटियां हैं, ये सब क्या है? ये सब खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है वनों से। उसके बाद देखें, ईंधन वाले धंधों के लिए सहायक हैं। ईंधन वाले धंधों के लिए किस तरीके से सहायक है? जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ी की भी प्राप्ति होती है कि घर में जो आपका फर्नीचर बना है किससे बना है भाई? लकड़ी से बना है। कहाँ से लाई गई? वो लकड़ी जंगलों से लाई गई। तो ईंधन वाले धंधों के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद देखें, औषधि की प्राप्ति होती है। अभी बताया मैंने, औषधि की प्राप्ति भी, जड़ी बूटियों की प्राप्ति भी कहाँ से हो रही है? वनों से हो रही है। तो ये हो गए अपने वनों से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि जितनी भी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति है वो हमें कहाँ से हो रही है? वनों से ही प्राप्त हो रही है। अब देखें, भारत की प्राकृतिक वनस्पति की अब हम बात करें, भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, ठीक है, तो हमारा देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व के जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से भारत एक प्रमुख है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखें, लगभग 47,000, कितने? 47,000, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण 47,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। यह देश विश्व में 10वें स्थान और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। क्या बात कही गई है कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण हमारा भारत देश विश्व में कितने स्थान पर है? विश्व में 10वें स्थान पर है। और एशिया के देशों में कितने स्थान पर है? एशिया के देशों में जो है 4थे स्थान पर है। फिर देखें, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने? 15,000 फूलों के पौधे, यानी कि 15,000 अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे, 15,000 प्रजातियों की बात हो रही है फूलों की। तो भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है? 6% है। क्लियर हो रही है बात? भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है कि हमारे यहाँ भारत देश में कितनी प्राकृतिक वनस्पति जो है पाई जाती है। तो हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश में विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में कितने स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है? 6% है। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखें आगे। इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल यानी कि अलगी तथा कवक यानी कि फंजाई भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बिना फूलों के पौधे कौन कौन से? जैसे कि फर्न, शैवाल जिसे अलगी कहते हैं, और कवक यानी कि फंजाई भी पाए जाते हैं। और भारत में लगभग 90,000, कितने? 90,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं, जहां 47,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पति की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 47,000। वहीं 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो वन्य प्राणी और वनस्पतियों को मिला के क्या कहा जाता है? वन्य प्राणी और वनस्पतियों को मिला के बायोम कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में बायोम का स्वरूप हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा जाता है। क्या बात कही गई है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन से 5 भाग हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, जिसे हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद कटीले वन या झाड़ियां, उसके बाद है पर्वतीय वन और उसके बाद है मैंग्रोव वन। कौन कौन से हो गए अपने? पहला
भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। उनमें से पहला भाग कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या जिसे सदाबहार वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कटीले वन या झाड़ियां, उसके बाद पर्वतीय वन और उसके बाद है अपना मैंग्रोव वन। क्लियर हुई बात? तो ये हो गई भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां। फिर देखें उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वनों के बारे में जाने। पहले प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन के बारे में जाने तो ये वन पश्चिमी घाट के, कहां पे? ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कहां पर? ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? देखें भारत के नक्शे में पश्चिमी घाट, ये है अपना पश्चिमी घाट, ये है अपना पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि यहाँ पे देखें आप लक्षद्वीप और पूर्वी घाट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और देखें तथा असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु के तट की बात करें और असम का जो ऊपरी भाग है, असम का जो ऊपरी भाग है उधर पे पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसको सदाबहार वन कहा जाता है। ये हो गई अपनी स्थिति कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पाए जाते हैं? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए किस प्रकार की जलवायु की जरूरत होती है? पहली तो हो गई बात कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखें इन वनों में यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ जो है पाए जाते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वनों में। लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, पूरब में इधर पे देखें अपन तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। और किस तरीके की जलवायु चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पे वर्षा होती हो, कुछ समय के लिए शुष्क ऋतु होती हो और इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर तक की ऊंचाई होती है। तो ये बात हो गई अपनी उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि सदाबहार वनों के बारे में। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखें चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पेड़, झाड़ियां और लताएं। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय भी निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह वन पूरे साल हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में यानी कि सदाबहार वनों के बारे में बात हो रही है कि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पेड़, झाड़ियां और लताएं। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह वन पूरे साल जो है हरे भरे रहते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के भी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। कौन कौन से वन पाए जाते हैं व्यापारिक महत्व के सदाबहार वनों में? जैसे कि आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। इन वनों में पाए जाने वाले जानवरों की हम बात करें तो हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गैंडा, लेमूर और हिरण। सदाबहार वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गैंडा जो कि असम में पाया जाता है, लेमूर और हिरण। ये सारी बातें हो गई। अब देखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में अब हम बात करें। वनों का दूसरा प्रकार जो है प्राकृतिक वनस्पति में, वनों का दूसरा प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखें ये भारत में
सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं? कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं? इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन से वन? मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें, ये स्काई ब्लू टाइप का आपको कलर दिख रहा होगा बॉक्स में, ये देखें, ये संपूर्ण भाग, ध्यान से देखना, इतना संपूर्ण भाग जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का ये भाग है जो कि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, भारत के सबसे ज्यादा एरिया पर पाया जाता है, सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन सा? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां बारिश कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा हो। और इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या बात कही गई है कि इन वनों में कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्ण यानी कि होता है पत्ता और पाती यानी कि गिरा देना, तो पतझड़ एक तरीके से। तो पर्णपाती में क्या बात हो रही है कि इन वनों में पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए, कितने? 6 से 8 हफ्तों के लिए जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके बाद देखें, इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा है? पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर हुई बात? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात कौन सी है? जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और इन वनों में पेड़ जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए, यानी कि लगभग 2 महीनों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इन वनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा भाग है अपना कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। चलते हैं अब आगे। अब देखें, पहला प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वो है आर्द्र पर्णपाती वन। अब आर्द्र पर्णपाती वन किसे कहते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये वन? ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है आर्द्र पर्णपाती वनों को। और ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, कहाँ पे? भारत देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद में यानी कि हिमालय के निचले भाग में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में तथा पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में अपन ने जान लिया कि कहाँ पाए जाते हैं, कितनी वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद देखें, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से होते हैं? व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं? सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है आर्द्र पर्णपाती वनों की। कौन सी? सागौन। जी हाँ, सबसे महंगी लकड़ी होती है और इसी का फर्नीचर जो है सबसे महंगा मिलता है और सबसे मजबूत, कई सालों तक चलने वाली लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, शीशम, चंदन,
कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से जो है महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? सागौन, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत व्यापारिक रूप से, यानी कि इन वनों से व्यापार बहुत ज्यादा होता है। सागौन की लकड़ी बिकती है, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत ये सभी व्यापारिक वृक्ष होते हैं। अब देखें दूसरा जो प्रकार था पर्णपाती वनों का वो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहाँ पे? जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कितनी चाहिए भाई? 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा प्रायद्वीप पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में और प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में। कितनी वर्षा होनी चाहिए? 70 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होनी चाहिए। कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें? सागौन, पीपल और नीम के पेड़ जो हैं इसमें आते हैं। किसमें? शुष्क पर्णपाती वनों में। प्रमुख जानवर कौन कौन से होते हैं भाई इन वनों में? इन वनों में पाए जाने वाले शेर सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, कछुए और सांप जो है शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर होते हैं। अब देखें कटीले वन या झाड़ियों की अब हम बात करें। कटीले वन या झाड़ियों की बात करें तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कितनी? 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाए जाते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। कहां पे? उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये देखें उष्णकटिबंधीय कटीले वन की बात हो रही है। कहां पे पाई जा रही है? ये देखें, ये जो भाग है देश का उत्तर पश्चिमी भाग है, ये हुआ अपना उत्तर, ये हुआ अपना दक्षिण, ये है अपना पूरब और ये हो गया अपना पश्चिम। क्लियर? तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। भाई देश का उत्तर पश्चिमी भाग हमें ये मिल गया, ये है अपना उत्तर, ये है अपना पश्चिम और ये भाग जो पूरा है अपना उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। यहाँ पे अपन देख रहे हैं सफेद रंग से जो है आपको उत्तर पश्चिमी भाग दिखाया जा रहा है जहां पे कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो हैं इस तरीके से इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद देखें अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं भाई? कटीले वन है, झाड़ियां हैं, तो अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। और इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। किनके? उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो होते हैं, कटीले वन या झाड़ियां जो होती हैं बिखरे हुए होते हैं वृक्ष, और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। क्योंकि भाई उन एरिया में पाए जाते हैं कटीले वन जहां जल की कमी होती है, तो जड़ें जो है चली जाती कि हमें जल कहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं और जल की तलाश में जो है जड़ें फैली हुई होती हैं। ये बात हो गई अपनी कटीले वन और झाड़ियों के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि उन क्षेत्रों में जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पे कटीले वन तथा झाड़ियां पाए जाते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति जो है देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। और अकाशिया, खजूर और नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। और इन वनों के वृक्ष जो है बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी होती हैं और जल की तलाश में जो है फैली हुई होती है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें इनकी पत्तियों का आकार जो है काफी छोटा होता है। ये देखें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं,
इनकी पत्तियों का आकार जो है बहुत छोटा होता है। ये देखें नागफनी के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, इनकी पत्तियां देखें, और भी अन्य पेड़ जो आपको दिख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। और इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? चूहा पाया जाता है, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा और घोड़े तथा ऊंट जो है इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? कौन कौन से? चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, ये सभी जो है इन जंगलों में पाए जाते हैं, कटीले वनों में, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में, ठीक है। ये बात हो गई अपनी वनस्पति के दूसरे प्रकार की। अब देखें भाई पर्वतीय वनों के बारे में अब अपन चर्चा करें। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, क्या बात कही गई है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। क्या बात कही गई है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी होती जाती है। हम सभी जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे और टेम्परेचर जो है, तापमान जो है कम होता जाएगा। हम बात कर रहे हैं किनकी? पर्वतीय वनों की। तो पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी जो है अंतर पाया जाता है। जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, कहाँ होगा भाई ये परिवर्तन? पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगा। ऊंचाई कहाँ होगी? पर्वतीय क्षेत्र में। तापमान कम कहाँ जाएगा? ऊंचाई के साथ साथ, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में। तो प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखें 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्या बात कही गई है? 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठीक है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर पाए जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? पर्वतीय वनों के बारे में बात हो रही है। ये रहा अपना पर्वतीय क्षेत्र। पीले रंग में देखें आप, हल्के से पीले, लेमन येलो कलर में देखें, नींबू पीले कलर में देखें। ये देखें भाई पर्वतीय वन। पर्वत कहाँ है भाई? हिमालयी क्षेत्र में पर्वत है। ये पूरा भाग जो है पर्वतीय वनों का क्षेत्र है। ये हो गया अपना, इधर हो गया अपना, और इस तरफ देखें ये हो गए अपने पर्वतीय वन, ठीक है। तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में, और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर और फर पाए जाते हैं। उसके बाद देखें ये वन हिमालय की दक्षिणी ढाल, हिमालय की दक्षिणी ढाल, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल देखें भाई, हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है ये है, ठीक है। उत्तर पूरब की बात हो रही थी भाई साहब, ये देखें उत्तर पूरब में पाए जा रहे हैं। यही बात अपन ने सीखी अभी कि हिमालय की दक्षिणी ढाल दक्षिण और उत्तर पूरब भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये वन पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, कितनी? 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। क्या बात कही गई है? 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेते हैं? अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। जिनमें से कौन कौन से आते हैं? सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सब जो है अल्पाइन वनस्पति के पेड़ हैं।
जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंचते हैं, बर्फीले एरिया के पास पहुंचते हैं, जैसे जैसे हिम रेखा यानी कि बर्फीले एरिया के पास पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार जो है छोटे होते जाते हैं और अंत में ये झाड़ियों के रूप में, बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों के रूप में जो है मिल जाते हैं। क्या बात कही गई है कि जैसे जैसे हम हिम रेखा के पास पहुंचते जाते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देगी। हिम रेखा यानी कि बर्फ के पास पहुंचते जाएंगे, वृक्षों का आकार जो है छोटा होता जाएगा, वृक्षों का आकार जो है छोटा होता जाएगा और अंत में ये झाड़ियों के रूप में और बाद में अल्पाइन घास के मैदान में जो है ये मिल जाते हैं। तो ये बात हो गई अपनी वनस्पति के प्रकार में, पर्वतीय वनों के बारे में। और देखें तो गुज्जर और बक्करवाल द्वारा इनका प्रयोग पशु चारण के लिए किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाली प्रजातियां हैं इंसानों की गुज्जर और बक्करवाल, तो गुज्जर और बक्करवालों के द्वारा इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, ये पेड़ जो है घास के रूप में परिवर्तित हो गए तो इनका प्रयोग पशु चारण के लिए किया जाने लगता है। और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, कश्मीरी महामृग होता है। इन वनों में पाए जाने वाले जानवरों में कौन कौन है, कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, रीछ, लाल पांडा और बकरी पाई जाती है। तो इस वनों में यानी कि पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर कौन कौन से हो गए अपने, कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, रीछ, लाल पांडा और बकरियां जो हैं पाई जाती हैं। अब देखें मैंग्रोव वन की बात करें। अब हम मैंग्रोव वन, यह वन वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं। मैंग्रोव वनों की बात हो रही है, कहां पे, वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र जहां ज्वार भाटे आते हैं। ये देखें भाई, ये देखें मैंग्रोव वन, ये रहा अपना एरिया, मैंग्रोव वनों का एरिया। भारत के नक्शे में जब आप पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं और इधर पर देखें, ठीक है, ये सुंदरवन वाला इलाका जो है, ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, कहाँ पाए जाते हैं, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां पर ज्वार भाटे आते हैं वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति है। ठीक है, जिस क्षेत्र में ज्वार भाटे आते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में और मिट्टी और बालू इन तटों पर जो है एकत्रित हो जाती है, और यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। मैंग्रोव वनों की जड़ें कहाँ डूबी रहती हैं, पानी में, इसलिए तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे भाई, तटीय इलाकों में, तटीय इलाकों में ही जड़ें पानी में डूबी रह सकती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति जो है पाई जाती है। ये जो इलाके हैं अपनी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, महानदी, इधर से कृष्णा, कावेरी, इन सब नदियों के भाग में जो है ये वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनों के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति है और मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। और यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों की जड़ें जो हैं पानी में डूबी रहती हैं और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में जो है इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। कौन से सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिनसे हमें मजबूत लकड़ी मिलती है। और देखें नारियल, ताड़, केवड़ा, अंगार के पेड़ भी यहीं पर पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं और जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, अंगार के पेड़ भी यहीं पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है भाई। मैंग्रोव वनों का प्रमुख जानवर, प्रसिद्ध जानवर कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल और सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वनों में। देखें भाई इनकी जड़ें, मैंग्रोव वनों की जड़ें आप देखें तो ये पानी में डूबी हुई जड़ें हमें नजर आ रही हैं।
इधर से आप देखें तो पानी में सारी जड़ें जो है पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, इसलिए ये वृक्ष किन इलाकों में पाए जाते हैं? तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में अब हम वन्य प्राणियों की बात करें। वन्य प्राणी, पेड़ पौधों की बातें अपन ने कर ली, वनस्पति की बातें कर ली, 5 प्रकार की वनस्पति को अपन ने जान लिया। अब देखें भारत में वन्य प्राणियों की अपन बात करें तो भारत में लगभग 90,000, कितने? भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। क्या बात की गई है? 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, अपन ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था, तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में जो है पाई जाती हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं। 2000 से ज्यादा प्रकार के भी पक्षी जो है भारत देश में पाए जाते हैं और मछलियां कितनी? 2500 से ज्यादा भी, यानी कि 2546 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। अपन गिनी चुनी 4-5 प्रजाति को ही जान पाते हैं। बात आई समझ में कि भारत में जो है 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की 2546 प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं। क्लियर हुई? अब अपन देखें भाई भारत के नक्शे की बात करें। भारत में वन्य प्राणी निचय यानी कि वन्य प्राणियों के निवास स्थल, निचय यानी कि निवास स्थल, ठीक है। हम सभी जानते हैं वन्य प्राणी कहाँ रहते हैं? जंगलों में। अब जंगलों में भी कहाँ उनको संरक्षित किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों में। कहाँ पे भाई? राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, ठीक है। चलिए तो देखें भाई, पहले मैप को समझ लें एक बार कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें मैप में सीखनी है। तो देखें वन्य प्राणी अभय वन की बात करें, जो आपको लाल रंग का गोला दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? वन्य प्राणी अभय वन के बारे में बताएगा आपको। पक्षी अभय वन, पक्षियों के निवास स्थल स्टार से दिखाया गया है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किससे दिखाया गया है? राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको नीले रंग के त्रिकोण से, ठीक है, ट्रायंगल से दिखाया गया है। चलें अब देखें, ऊपर से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की अपन को बात करनी है, ऊपर से अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें दचीगाम, जम्मू कश्मीर में स्थित है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई? यहीं पर रट लेना है, पूरे मैप के द्वारा ही समझ लेना है कहाँ कौन सा अभयारण्य है यानी कि अभय वन है, कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे कौन सा पक्षी उद्यान है। क्लियर हो रही बात? पूरा अभी के अभी आपको 10 मिनट में सारी चीजें रट लेनी है। तो देखें दचीगाम की बात करें, ट्रेंगल बना है, ट्रेंगल बना है यानी कि नेशनल पार्क की बात हो रही है, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। दचीगाम, ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। उसके नीचे आए, एक और ट्रायंगल दिखता है अपन को, राजाजी। कहाँ पे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। फिर दिखता है अपन को कार्बेट, जी हाँ कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला है, 1935 में बना था। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ है? उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नीले रंग का क्या बना है? त्रिकोण बना है, नीले रंग का ब्लू कलर का ट्रायंगल बना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद चलो भाई बाजू में आ जाएं, केवलादेव और घाना राष्ट्रीय उद्यान, दो अलग अलग हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके नीचे देखें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद देखें शिवपुरी में, देखें भाई शिवपुरी वाला कहाँ पे है भाई? कहाँ है? शिवपुरी में ही है। और कहाँ है? क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान ही है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में? माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है शिवपुरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का? माधव राष्ट्रीय उद्यान।
क्लियर। उसके बाद देखें राजगीर, राजगीर कहाँ है भाई, राजगीर अपने बिहार में है। उसके बाद देखें मानस कहाँ पे है, असम में है। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद देखें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ताड़ोबा, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद सिंपलीपाल की बात आती है तो सिंपलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखें इधर तमिलनाडु की तरफ आप आए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ तो गुंडी है। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो ऑलमोस्ट अपन ने सारे राष्ट्रीय उद्यान, ये देखें एक और छूटा है अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। क्लियर हुई बात, सारे राष्ट्रीय उद्यानों की बात आपको क्लियर हो गई कि कहाँ कहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब चलें अपन किन की तरफ, किन की तरफ चलें, अब अपन को चलना है वन्य प्राणी अभय वनों की तरफ। क्लियर, चलिए वन्य प्राणी अभय वन को लाल रंग से दिखाया गया, लाल रंग के गोले से ढूंढते हैं लाल रंग का गोला किधर है। ये देखें वन्य प्राणी अभय वन को लाल रंग के गोले से दर्शाया गया है। अपन भी भाई ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है लाल रंग का गोला, वहां वहां अपन वन्य प्राणी अभयारण्य को जान लेंगे। देखें भाई, ये देखें सरिस्का के पास में है यानी कि राजस्थान। ठीक है, उसके बाद चंद्रप्रभा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये देखें कवाल, पोचेरम, अट्टूनगरम, चंदका और दंपारा, मुदुमलाई तमिलनाडु, कर्नाटक में भी एक स्थित है। उसके बाद देखें महानदी के पास भी एक स्थित है। इस तरीके से कई सारे वन्य प्राणी अभय वन भी हैं। तो अपन ने क्या क्या जान लिया, नेशनल पार्क को जान लिया, ठीक है, नेशनल पार्क को जान लिया और वन्य प्राणी अभय वन को जान लिया। अब बचा अपना पक्षी अभयारण्य, किससे दर्शाया गया है, नीले रंग के स्टार से जो है पक्षी अभयारण्य को दर्शाया गया है। तो नीले रंग को भी अपन खोज लेते हैं भाई कहाँ कहाँ है। जैसे कि देखें इधर पे एक स्टार आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें अपन क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पक्षी अभय वन जो है, पक्षी अभय वन जो है आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। ये देखें रंगाडिटू, ठीक है, एक हो गया। दूसरा वेदांथंगल, वेदांथंगल मिल गया अपन को इधर तमिलनाडु की साइड। उसके बाद देखें उसके बाद कहाँ पे मिलता है, उसके बाद अपन को कहीं पे भी नजर नहीं आता है। ठीक है, एक और है सलीम अली पक्षी अभयारण्य है जो जहां तक जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरीके से अपन ने इस मैप के माध्यम से वन्य प्राणी अभय वन, पक्षी अभय वन और नेशनल पार्क के बारे में जाना। अब देखें आगे देखें वन्य प्राणियों के बारे में, तो भारतीय भैंसा, ठीक है, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी जो हैं पाए जाते हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी इन सारे अभयारण्यों में और कहां कहां यानी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं भारत के वन्य प्राणियों में। और भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ शेर भी पाया जाता है और बाघ भी पाया जाता है। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल कहाँ पे स्थित है भाई, गुजरात में गिर का जंगल है भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पे। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में गिर जंगलों में स्थित है। फिर देखें बाघ, टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में जो है बाघ पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ भी, इसमें आप एक और राज्य जोड़ लें, कर्नाटक भी जोड़ लें, वर्तमान में कर्नाटक में, और एक और राज्य जोड़ लें उत्तराखंड में। ठीक है, तो बाघ जो है मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में तथा कर्नाटक और उत्तराखंड में जो है पाए जाते हैं। अब देखें बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति के सदस्यों में जो है तेंदुआ भी है और
यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। क्या बात कही गई है? बिल्ली जाति के सदस्यों में जो है तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं और तिब्बतीय बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं? बिल्ली जाति के सदस्यों में जो है तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में जो है याक पाए जाते हैं। तिब्बतीय बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग भी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखें, कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है और नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में, कहाँ नदियों में, झीलों में, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ कहाँ पाया जाता है? जो कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। कौन सा? घड़ियाल, जो मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जीव है जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देश भारत में ही पाया जाता है। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि मोर तो कई सारे रंग की होती है, यानी कि एक ही मोर में कई सारे रंग समाये होते हैं। बत्तख सफेद रंग की होती है, तोता हरे रंग का होता है, मैना, सारस, कबूतर, तो ये क्या है? रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो भारत में इस प्रकार के जैसे कि मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर टाइप के बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों के बारे में बात कर ली कि वन्य प्राणी कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और वन्य प्राणी भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम वन्य प्राणियों के संकट के बारे में। वन्य प्राणियों को किस तरीके से संकट है? तो मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मनुष्य जो है पादप यानी कि पौधे यानी कि वनस्पति का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करता है और जीवों का भी ज्यादा प्रयोग करता है। तो जब मानव द्वारा पादपों और जीवों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो गया है। पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो गया है और लगभग 1300 पादप प्रजातियां जो हैं, 1300 प्रकार की जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं वो संकट में आ चुकी हैं तथा 20 प्रजातियों का विनाश भी हो चुका है। क्या बात कही गई है? मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो गया है और लगभग 1300 पादप प्रजातियां जो हैं वो संकट में आ चुकी हैं और 20 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका विनाश ही हो चुका है, लुप्त ही हो चुकी हैं। क्लियर हुई? तो इस तरीके से मानव द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को और वनस्पति को जो है संकट पैदा हुआ है। अब देखें वन्य प्राणी का बचाव, वन्य प्राणियों का बचाव कैसे किया जा सकता है उसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो वन्य प्राणियों के बचाव में पहला उपाय है अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और देश के लिए देश के 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, देश में 18 जीव मंडल ऐसे स्थापित किए गए हैं जहां पे किनका वन्य प्राणियों का जो है संरक्षण किया जाता है, वन्य प्राणियों का बचाव किया जाता है। इनमें से 10 प्रमुख कौन कौन से? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी मन्नार की खाड़ी नीचे तमिलनाडु की तरफ, नीलगिरी साउथ में ही, ग्रेट निकोबार, मानस असम, सिंपलीपाल उड़ीसा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश और अचानकमार अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में 10 जीव मंडल इस तरीके से इन जगहों पर ये प्रकार के स्थित हैं। अब देखें 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई है ताकि हर एक वन्य प्राणी का जो है संरक्षण किया जा सके। अब देखें शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, शेरों के संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण
तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जो है कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो सरकार द्वारा किस किस तरीके से प्रयास किए गए हैं वन्य प्राणी और पादप प्रजातियों की सुरक्षा के लिए, तो देखें कि शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से 103 नेशनल पार्क का निर्माण, 103 राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण, 535 वन्य प्राणी अभय वन और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार जो है निरंतर प्रयासरत है। तो इस तरीके से जो है आज का सेशन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन का सेशन जो है यहीं पर खत्म होता है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, कितने प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के कितने प्रकार हैं और उतने प्रकार की वनस्पतियां भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उन वनस्पतियों के लिए कितनी वर्षा और कितने तापमान की आवश्यकता होती है, उन वनस्पतियों से क्या हमें लाभ होते हैं, वनों के द्वारा क्या लाभ होते हैं, वनों को बचाने के लिए क्या प्रयास करे जाने चाहिए। उसके बाद हमने जाना वन्य प्राणियों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में और उनके संरक्षण के लिए कहां कहां भारत के हर एक राज्य में, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित भारत के हर राज्य में हमने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभय वन और पक्षी अभयारण्यों की स्थापना की गई है। फिर हमने जाना कि वन्य प्राणियों को किस तरीके से संकट है और वन्य प्राणियों के संकट को दूर करने के लिए वन्य प्राणियों और प्राकृतिक वनस्पति की प्रजातियों को बचाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज के हमने इस प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों वाले चैप्टर में जाना। उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन भी देखना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप ई बुक्स और ई नोट्स दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएसी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।